गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास है और ये टॉपिक कुछ बुक्स में एज सच नहीं दिया जाता। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कंसेप्ट है ये टॉपिक की बजाय और प्यारे बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक बात हम बार बार बच्चों आपसे रिपीट करते हैं कि कई बार आप क्या सोचते हैं टॉपिक का नाम देख कर के हाँ ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, ये हमने कर लिया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक आप फिजिक्स में एक तो इजी नहीं होता और उसमें कोई भी बात जो भी लिखी जाती है उसका अपना एक और भी अर्थ होता है। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक है उसको ज़रूर आप पूरे को पढ़ें। आप ये ना सोचें कि आपको आता है, जब आप उसको दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें कोई नई बात आपको सामने मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड डियर स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं इसमें एक अजम्पशन है हमारा, यानी एक बात हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं और वो ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं फॉर द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी आप ऐसे इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये जर्नलाइज टॉपिक है भी नहीं, ये स्पेसिफिक टॉपिक है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसके लिए। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है प्यारे बच्चों वो ऐसा आता है। और हमने ये इसमें माना है कि एक्सेलरेशन है वो ऑब्जेक्ट का, वो प्यारे बच्चों पॉजिटिव है। ये हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ऐसे होगा, जीरो के लिए ऐसे, नेगेटिव के लिए ऐसे। तो हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। और प्यारे बच्चों, यहां इस पे कोई भी हमने एक पॉइंट अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया। यहां ले लेते हैं, ये हमने कोई भी पॉइंट यहां पे बच्चों सेलेक्ट किया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए हमें इसका टाइम कोऑर्डिनेट पता करना है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसका टाइम कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने कहा प्यारे बच्चों T1। ऐसे बच्चों मैंने एक और दूसरा यहां पे पॉइंट मान लिया है और इसका टाइम कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम इसको नीचे मिलाएंगे एंड दिस इज से T2। ये हमारा T एक्सिस हो गया। टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों ये पॉइंट हमारा हो गया V1 और इस पॉइंट का जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों V2। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमें मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें इसका स्लोप चाहिए। ये बात हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं कि स्लोप किसी भी ग्राफ का दिया जाता है बाई tan थीटा, और tan थीटा प्यारे बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये मैंने यहां पे बच्चों थीटा ले लिया। देखिए ये थीटा कोई जरूरी नहीं है हम यहां ले, आप अगर यहां भी चाहें तो ट्रायंगल बना के यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि थीटा सेम है। तो प्यारे बच्चों थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर है। प्यारे बच्चों ये हमारा V1 है, ये टोटल V2 है। तो ये जो परपेंडिकुलर बच गया ये हमारे पास बचा V2 माइनस V1 और बेस हमारे पास बचा T2 माइनस T1। तो टेंजेंट थीटा इज V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा T। और अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो डेल्टा V बाई डेल्टा T को हमने कहा था एवरेज एक्सेलरेशन। अब बात यह आती है कि जो स्लोप है हमारा, स्लोप ने एक्सेलरेशन दिया
लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में ये दोनों है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों दोनों सेम होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दोनों ही है प्यारे बच्चों। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट गिव्स अस एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लेकिन बच्चों यहां एक और बात आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, मैंने क्या किया कि मैंने एक ग्राफ और खींच दिया और ये ग्राफ इसके पैरेलल है और इसी के पैरेलल मैंने एक और ग्राफ खींच दिया प्यारे बच्चों, और पैरेलल ही खींच दिया। अब मेरे पास बच्चों 3 ग्राफ हो गए। अगर आप इस थीटा की बात करें और इसका फिर टेंजेंट थीटा निकालें, या इस थीटा की बात करें उसका टेंजेंट थीटा निकालें, तो आंसर आपका यही आएगा। यानी ग्राफ 3 है, एक्सेलरेशन सेम है। इसका अर्थ यह हुआ, अगर मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतना है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्सेलरेशन के लिए आप इसके इनफाइनेटली मैनी ऐसी लाइनें खींच सकते हैं पैरेलल। तो इसका अर्थ यह है कि आपने अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है तो आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको एक इंफॉर्मेशन की और जरूरत पड़ेगी, और वो है प्यारे बच्चों ये। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन से आप ग्राफ जरूर खींच देंगे, लेकिन ग्राफ खींचना कहां से है वो ये पॉइंट हमें बताएगा। और ये जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं ये एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखो। ये है इन ग्राफ्स की वेलोसिटी जब t की वैल्यू 0 है। सो डियर स्टूडेंट, टू ड्रॉ द velocity time graph we need 2 information। एक हमें चाहिए एक्सेलरेशन, दूसरा हमें चाहिए प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी v की वैल्यू जब t इक्वल्स 0 है तब, उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, हमें ये चाहिए। अब बच्चों हमारा दूसरा कंसेप्ट इसमें शुरू होता है। ये कंसेप्ट हो गया हमारा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम अलग कलर ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। बच्चों इसमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा। फिर से हम इस पे 2 पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, जैसा पहले में लिया था। ये हमने इसका टाइम कोऑर्डिनेट लिया t1, ये हो गया हमारे पास t2, और t2 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो हमारी v2, और t1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो हमारी v1। तो प्यारे बच्चों, ये v1, ये v2, ये t1 और ये t2। हमने डेफिनेशन पढ़ी एवरेज वेलोसिटी की, और वो एवरेज वेलोसिटी थी हमारी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। यानी कि आप लिख सकते हैं v एवरेज इंटू t2 माइनस t1 इज x2 माइनस x1। वो t2 माइनस t1 इधर एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आ गया है डिस्प्लेसमेंट।
और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द इंटरवल T2 माइनस T1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है V एवरेज T2 माइनस T1, ये क्या है? इस क्वांटिटी को हम प्यारे बच्चों इस ग्राफ पे ढूंढेंगे कि ये क्या है क्वांटिटी, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी हमें इस ग्राफ में मिलती है तो एक्चुअल में इस ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकालना सीख चुके हैं। इसमें दो चीज चाहिए हमें, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी। अब हम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में V एवरेज और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 तो आपको मिल गया होगा। T2 माइनस T1 ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको मार्क कर देते हैं। दिस इज आवर T2 माइनस T1। V एवरेज प्यारे बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये आपके कंसेप्ट है, इसको नोट भी कर सकते हैं। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन V एवरेज कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 बाई 2। ये प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये फॉर्मूला है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट T1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट T2, दोनों वेलोसिटी का जोड़ करके आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ प्यारे बच्चों ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बच्चों कॉमन सेंस की बात है कि हमें इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये है प्यारे बच्चों V एवरेज। सो दिस इज माय एवरेज वेलोसिटी। इसको हम डार्क ही खींच देते हैं थोड़ा सा। Now dear student, this is our average velocity। थोड़ा सा और नीचे आएगा ये, अब तो खिंच गया है, अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। आप इसको जब करें तो इसको स्केल की मदद से करें, इसकी रीडिंग लेकर के बाकायदा बिल्कुल उसके मिड पॉइंट में करें। और प्यारे बच्चों ये अगर एवरेज वेलोसिटी है तो ये हाइट भी हमारी V एवरेज के बराबर ही है। तो हमें क्या मिल रहा है? V एवरेज ये एक लेंथ है और T2 माइनस T1 ये एक ब्रेड्थ है ये वाली, और ये एक रेक्टेंगल का एरिया है बच्चों। ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये इस रेक्टेंगल का एरिया है। हम इसको थोड़ा डार्क भी करके दिखा सकते हैं, चौक चलेगा तो मुश्किल ही। चल गया। तो ये जो रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर रहे हैं, ये इस रेक्टेंगल का प्यारे बच्चों एरिया है। ये इसमें बस ये ध्यान रहे, ये थोड़ा सा एरिया जो है बाहर की तरफ है। तो प्यारे बच्चों तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? दिस क्वांटिटी V एवरेज इंटू T2 माइनस T1 gives us displacement which is equal to area of rectangle। और इस रेक्टेंगल का आप नाम भी दे सकते हो, PQRS कह देते हैं, PQRS। लेकिन प्यारे बच्चों इस ग्राफ से और ये एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? हमें V एवरेज निकालना पड़ा है। यानी अगर इस ग्राफ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो हमें V एवरेज निकाल के फिर ऐसे एरिया कैलकुलेट करना पड़े। उससे भी यहाँ आसान एक काम है, वो ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारी ये लाइन है इसके अंदर जो एरिया है उस एरिया में ये जगह फिलहाल खाली है। ध्यान से देखो, ये जो रेड जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों
रेक्टेंगल ने सारा एरिया नीचे का कवर किया है, ये रेड वाला एरिया इसने कवर नहीं किया, लेकिन इस रेक्टेंगल ने यहां एक हिस्सा एरिया का कवर किया है इस ग्राफ से बाहर। और प्यारे बच्चों, ये दोनों एरिया बराबर हैं, या आप इसको आराम से बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। ये एंगल भी बराबर है क्योंकि 90 का है। दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तीसरा एंगल बराबर है और साथ में प्यारे बच्चों आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा ये हाइट भी बराबर है। ठीक है, ये हाइट कैसे बराबर है? क्योंकि V एवरेज आप देखेंगे इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, तो ये हाइट तो इसके बराबर हुई, ये हाइट इसके बराबर हुई। और इतना मैथमेटिक्स आप जानते हैं कि ये अगर इसके तीनों एंगल बराबर हैं और एक आर्म इसकी बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। इसको हिंदी में सर्वांग सम ट्राइंगल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है बच्चों कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो ये है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एक हिस्सा काट देता हूं, ये मैंने इसका एक हिस्सा काट दिया, तो अब इस हिस्से को अगर हम यहां लगा देते हैं प्यारे बच्चों, तो एरिया इसका वही रहेगा, एरिया सेम रहेगा क्योंकि यहां से एरिया काट के यहां लगाया है। बिल्कुल सेम बात यहां हुई है प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस एरिया को काट करके और यहां लगा देता हूं यहां पे, तो एरिया मेरा सेम है। यानी जो इस रेक्टेंगल का एरिया था, और रेक्टेंगल का एरिया हमें क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया हमें दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। और ये रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर आ गया? ये आ गया प्यारे बच्चों एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ध्यान से देखिएगा, ये बराबर है रेक्टेंगल के एरिया के जो बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। और प्यारे बच्चों रेक्टेंगल का एरिया बराबर है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर t2 माइनस t1। तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि जो इस ग्राफ के नीचे का एरिया है, ग्राफ के नीचे का एरिया मतलब कहां से का? t2 और t1 के बीच में। अब जो एरिया है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो प्यारे बच्चों इसके अंदर की बात है, ये वाला। ये जो एरिया है ये हमें देगा, दिस एरिया विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंस्टेंट t2 एंड t1। तो प्यारे बच्चों हमारा सेकंड कंसेप्ट हुआ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल। ये आप लिख लेना, इसको यहां मत छोड़ना, ये लिख लेना फॉर द रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ बच्चों हमारा एक बीच का जो स्टेप है वी एवरेज, हमने उसको बाईपास कर दिया। यानी अब आगे से अगर हमसे कोई एरिया पूछेगा तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? हम इसको बाईपास कर देंगे। वी एवरेज हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका एरिया निकालेंगे, दैट एरिया विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो प्यारे बच्चों ये हमारा टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और बड़े सुंदर से इसके नोट्स बनाइएगा। जैसे ये अलग अलग कलर किया है हमने, आप अलग अलग कलर का पेन यूज करके, मार्कर यूज करके और इसको बड़े अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।